गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्ट कहाँ से किए थे हम? भारत में साम्राज्यों का उदय। भारत में साम्राज्यों का उदय सबसे पहला कौन सा साम्राज्य पढ़ा था आपने? हर्यक वंश। हर्यक वंश में कितने शासक हुए थे? सबसे पहला बिंबिसार है या बिंदुसार है? बिंबिसार। सेकंड अजातशत्रु। नेक्स्ट उदयीन या उदायीन, दोनों नाम मिलेगा आपको। नेक्स्ट नागदशक। उसके बाद में सेकंड वंश शिशुनाग वंश। इसका पहला शासक स्वयं शिशुनाग। नेक्स्ट कालाशोक। उसके बाद में नंदीवर्धन। इसके बाद में कौन सा वंश आया? नंदवंश। नंदवंश का पहला शासक महापद्मनंद। उसके बाद में घनानंद। और घनानंद के बाद में कौन सा वंश उदय होता है यहाँ पे? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद में हमने एक और नाम पढ़ा था, बिंदुसार। इनमें से किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? हर्यक वंश को। ठीक है, इसका रीजन क्या था? अपने पिता की हत्या कर करके अगला जो है वो राजा बनता था। ठीक, मौर्य साम्राज्य में हमने बिंदुसार तक कवर किया था। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा अशोक। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा अशोक। 273 से 232 ईसा पूर्व, 273 टू 232 BC। यहीं पे लैंड होगा क्या? शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी चीज़ होती है, दूर से देख के हाय हेलो करते हैं। आप लोग की तो रोज का चीज़ है, आए दिन देखते रहते हैं। हाँ हाँ, पूरे लोग निकल के खिड़की से छत पे जाके देखेंगे और बाय करेंगे, जैसे उतर ही जाएगा वहीं पे। बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बढ़ गया था? दो मुख्य संप्रदाय थे। कौन कौन से? हीनयान और महायान। आगे चल करके एक और उदय होता है वज्रयान नाम से। इनमें से कौन सा कर्म कांडों या फिर जादू टोना से संबंधित था? वज्रयान। हर्यक वंश के जो पहले शासक थे बिंबिसार, ठीक, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली? राजगृह में। और ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने दो राजधानियां रखी थी? कौन कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र और वैशाली। कालाशोक, इसके समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम किसके समय पे हुआ था? अजातशत्रु। तीसरा किसके समय में हुआ था? और लास्ट वाला कनिष्क। इनमें से किसे अमित्रघात कहा जाता है? किस राजा को?
जितने नाम आपने दिखे हैं इसमें से किसको अमित्र घात कहा जाता है? बिंबिसार को या बिंदुसार को? बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। घनानंद के समय में किस विदेशी शासक का आक्रमण हुआ था भारत पे? सिकंदर का। सिकंदर का या उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर या सेल्यूकस? सिकंदर। और चंद्रगुप्त ने किसके साथ वैवाहिक संबंध बनवाए थे? सेल्यूकस निकेटर की फैमिली के साथ में। उसकी पुत्री का नाम? हेलेना। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। ये स्टोरी आपको पता है ना? जैसे आपने पूछा था बाकियों को पता है? सिकंदर आता है, फिर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाते, उसके सैनिक थक जा रहते हैं, वापस जाना चाहता है, तो फिर बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो कुछ टाइम बाद वापस आक्रमण करता है, ये सोच करके कि वहाँ पे अभी भी इसका शासन होगा घनानंद का, जबकि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जा रहता है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा करके और उसकी पुत्री से विवाह करता है। ठीक, और उसके पहले घनानंद की पुत्री से या बहन से कई जगह अलग अलग मिलता है, वो विवाह कर चुका रहता है। ठीक है, चलिए अशोक के बारे में नोट करते हैं थोड़ी सी चीजें। सबसे पहला बिंदु लिख लीजिएगा अशोक के बारे में। अभी आपने उसका जो इनिशियल ईयर है क्या लिखा है? 273 BC। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में सबसे पहला पॉइंट, वास्तविक राज्याभिषेक। वास्तविक राज्याभिषेक 269 BC, 269 ईसा पूर्व। ठीक, जब इसको राजा घोषित किया जाता है उसके 4 साल बाद ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। राज्याभिषेक कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण आए, खिलाएं पिलाएं और प्रॉपर एक पार्टी जैसा माहौल हो, उसको कहा जा रहा है राज्याभिषेक। नेक्स्ट, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। इसके पिता कौन है वो तो आपको पता है, कौन है? बिंबिसार या बिंदुसार? बिंदुसार। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इसकी पत्नी। इसकी पत्नी, 2 नाम ज्यादा फेमस है, वैसे तो राजाओं की कितनी पत्नियां हैं पता नहीं चलता, पर एक नाम है देवी, इनका नाम ही है देवी, और एक है कारुवाकी। कारुवाकी। देवी और कारुवाकी, इनकी पत्नी देवी और कारुवाकी। नेक्स्ट, किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ठीक, बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक, और कलिंग वॉर जो होता है या कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद में इसी वजह से उनका हृदय परिवर्तन होता है कि वो इतना खून खराबा देख चुके हैं, और उसके बाद में जो बौद्ध संत होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनकी बहुत सारे कई बौद्ध भिक्षुओं के संगति में आते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। उसके बाद में खून खराबा त्याग देते हैं और युद्ध के बाद में वो फिर कह सकते हैं कि एक दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं। ठीक, हाँ हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के वैसे मतलब पत्नियां काउंट नहीं कर सकते तो बच्चे कैसे काउंट करेंगे, पर 2 लोगों का नाम फेमस है जिनको इन्होंने अलग अलग राज्यों में कह सकते हैं कि धार्मिक धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा जो प्रश्न पूछा जाता है, अशोक के संतानों में महेंद्र और संघमित्रा
संमित्र मतलब पुत्री है कि पुत्री है? पुत्री है। संघमित्रा एक पुत्र और एक पुत्री है। महेंद्र और संघमित्रा प्रमुख हैं। जिन्हें अशोक ने धर्म प्रचार का दायित्व सौंपा। जिन्हें अशोक ने धर्म प्रचार का दायित्व सौंपा। ठीक, और अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई है, यह तो आपको पता है, तृतीय बौद्ध संगति। किस समय में? 251 BC। पहला कब हुआ था? 483, दूसरा 383, तीसरा 251 और चौथा प्रथम शताब्दी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। अशोक की उपाधियां, अशोक की उपाधियां। इसमें लिखिएगा सबसे पहला, अशोक को मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, अब ये अभिलेख क्या होता है इसको आगे देखेंगे, पर जहां पे स्थापित किए गए थे ये अभिलेख, इसके नाम से उसका नाम पड़ गया है मास्की और गुर्जरा। कहीं कहीं पे ये मस्की मिलेगा, मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में देवानाम प्रिय, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में देवानाम प्रिय, या कहीं कहीं पे देवानाम प्रिय दर्शी करके भी मिलेगा। देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय दर्शी। देवानाम प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, आगे एक शासक का नाम पढ़ेंगे, रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब इसका रेलेवेंस क्या है, आप जो पढ़ रहे हो इसमें, अशोक ने इतने सारे कह सकते हैं कि स्तंभ लेख या गुहा लेख स्थापित करवाए थे, इतने सारे लेख अभिलेख लिखवाए थे, कहीं कहीं पे भी अपना नाम वास्तविक नाम अशोक लिखवाया नहीं था। तो हिस्ट्री में जब इनके एविडेंसेस अलग अलग जगहों से मिलते हैं, भारत भर से इसके अभिलेखों के साक्ष्य मिलते हैं, तो हिस्टोरियंस पहचान नहीं पाते थे कि ये किसका अभिलेख है। कहीं पे देवानाम प्रिय, कहीं पे देवानाम प्रिय दर्शी लिखा हुआ है और कहीं पे सिर्फ अशोक लिखा हुआ है अगर, तो उनको ये भी समझ में नहीं आता था कि ये अशोक कौन सा अशोक है। हिस्ट्री में कई सारे अशोक हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लास में अगर देखा जाए तो भले कोई अशोक ना हो, पर 200 लोग की 400 लोग की भीड़ में कोई ना कोई अशोक निकल ही जाएगा। उस टाइम पे ये देखना कि कौन सा अशोक ने ये अभिलेख लिखवाया था, हिस्ट्री में ये खोजना बड़ा मुश्किल था। तो रुद्रदामन ने वास्तव में अपने अभिलेख में ये बताया था कि यहाँ पे जितने अभिलेख लिखवाए गए हैं, ये पर्टिकुलर अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हिस्टोरिकल एविडेंस मिले और उसके बाद में इसको प्रूफ किया जा सका कि भारत भर में जहां जहां पे भी सिंगल अभिलेख मिले हैं वो अशोक के थे, ठीक। इसका साम्राज्य विस्तार क्योंकि काफी बड़ा हो चुका था, बंगाल से लेकर के पश्चिम में उधर गांधार तक और नीचे कर्नाटक तक, ठीक है। सबसे मतलब बड़ा मौर्य एम्पायर में इसी का
हाँ, सबसे बड़ा एम्पायर इसी का था। ठीक, इसको वैसे तो विरासत में ही काफ़ी कुछ मिल गया था। आपका चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी कुछ जीत करके गए थे। बिंबिसार ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था। बिंबिसार के लिए बिंदुसार के लिए एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि ये एक पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता था। मतलब उसने कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा दिया नहीं है हिस्ट्री में कि बस हाँ वो एक उसका नाम फेमस इसलिए है क्योंकि वो एक राजा का पुत्र था जो कि बड़ा फेमस हुआ, और एक पुत्र का पिता था जो कि बड़ा फेमस हुआ। पुत्र बड़ा फेमस हुआ, उसका पिता बड़ा फेमस हुआ, वो खुद ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाया, इसीलिए उसको कहा जाता है एक पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता था। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसके बारे में। कलिंग विजय। कलिंग विजय अशोक का एक फेमस बैटल है, एक महत्वपूर्ण युद्ध है हिस्ट्री में, इतिहास में, कलिंग युद्ध के नाम से, और अशोक का जीवन परिवर्तित करने वाला युद्ध था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कलिंग विजय ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 261 BC, 261 BC। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा, साम्राज्यवादी नीति के कारण, साम्राज्यवादी नीति के कारण और व्यवसाय की महत्ता की दृष्टि से, ठीक, उड़ीसा पूरा कोस्टल एरिया था, कलिंग वाला, कलिंग मतलब आज का जो उड़ीसा है उसको हम यहाँ पे कलिंग के नाम से जान रहे हैं। कलिंग से बहुत सारा ट्रेड व्यापार होता था, इसीलिए इसको कहा जा रहा है व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की महत्ता की दृष्टि से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये प्राइमरी रीजंस थे जिसकी वजह से उसने आक्रमण किया। बाकी हिस्ट्री में आपको और कई रीजंस मिल जाएंगे, हाथी के लिए आक्रमण किया था ऐसा। ठीक, व्यापार की महत्ता की दृष्टि से इसने कलिंग पर आक्रमण किया। हाँ, महापद्मनंद का टेम्परेरी कंट्रोल था, इसके बाद में ये परमानेंट मतलब अखंड भारत का हिस्सा बन जाता है। अखंड भारत कहने का मतलब है कि जो बाद में इनसे सेपरेट नहीं हो पाया, इनके कार्य मतलब इनके अवधि के दौरान, इनके जीवन काल के दौरान ये इससे अलग नहीं हो पाए थे। ठीक है, और वैसे भी महापद्मनंद या घनानंद ने जो जीता था आपका बंगाल तक जीता था, उड़ीसा का लगभग उत्तरी क्षेत्र, पूरा कलिंग पूरा उड़ीसा नहीं जीत पाए थे। ठीक, और इसके साथ में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, गौण कारण या द्वितीयक कारण, गौण कारण हाथियों की इच्छा भी थी। गौण कारण हाथियों की इच्छा भी थी। अभी तक इनको हाथियों की सप्लाई ज्यादा नहीं हो पाती थी, घोड़े इनके पास पर्याप्त मात्रा में थे। और एक और चीज था, हेलेना से जब विवाह किया था तो इनके पिता कौन थे? हेलेना के पिता सेल्यूकस निकेटर। उनको उस टाइम पे हाथियों की काफ़ी इच्छा थी, मतलब उस टाइम वहाँ पे हाथी देखने को नहीं मिलते थे। वो जिस एरिया से, जिस ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं वहाँ पे हाथी ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। ऊँट मिल जाएंगे उनको, घोड़े मिल जाएंगे, हाथी नहीं मिलते थे। तो शान शौकत का एक प्रतीक होता है हाथी, वो हाथी चाहते थे लेकिन उस टाइम उनको हाथी मिल नहीं पाया था। तो ये दोनों रीजंस थे, यहाँ से हाथी लेकर के फिर वो सेल्यूकस निकेटर को भी प्रदान किए थे, 500 हाथी उनको दिए थे। ठीक, सेल्यूकस निकेटर इनको दहेज में दे दिए थे पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया, और ये उनको गिफ्ट दिए थे 500 हाथी। ठीक, हाँ हाँ, इसको गिफ्ट देने के लिए 500 हाथी नहीं, ये सेकेंडरी रीजंस था, द्वितीयक कारण था। गिफ्ट तो सिर्फ उनसे क्या पता, मांगते तो भी मिल जाता। कलिंग वालों से 500 हाथी मांगते, खरीद के दे सकते थे, पर इनको अपना साम्राज्य विस्तार भी तो करना था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए
और लगभग इतने ही बंदी बनाए गए। लगभग इतने ही बंदी बनाए गए। बंदा या बंदी वाला नहीं, अरेस्ट वाला बंदी। लगभग इतने ही बंदी बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट, इस भीषण नरसंहार को देखकर, इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन प्रारंभ किया। भेरी घोष का मतलब है युद्ध नीति और धम्म घोष का मतलब है धर्म की नीति। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन प्रारंभ किया। हाँ, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन प्रारंभ किया। धम्म घोष मतलब धर्म की नीति, धर्म की नीति, युद्ध की नीति। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। वृहद शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। अशोक ने अपने जीवन काल में वैसे बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, बहुत सारे स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब बनवाए हैं, पर इसने जो 14 महत्वपूर्ण वृहद शिलालेख बनवाए थे उसमें से 13वां शिलालेख में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस युद्ध में, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा या नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के शिलालेख। इसमें 2-3 नाम बड़े फेमस हैं। एक है शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहा लेख। स्तंभ लेख, इसका मतलब है कि एक पिलर जैसा होगा, उस पर ये अपनी बातें टाइप करवाएगा या छपवाएगा, क्या करेगा, खुदवाएगा। ठीक, अपनी जो भी बातें थे उसको मैसेज कन्वे करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे खुदवा करके और इसको किसी भी चौक चौराहे या बड़े शहर के बीच में इसको स्थापित करवाएगा। ये तो हो गया एक पिलर के फॉर्म में, मतलब एक राउंड पिलर हो सकता है या चौकोर पिलर हो सकता है, पिलर के फॉर्म में। दूसरा है इस तरीके से एक पूरा बोर्ड जैसा, जिसमें एक तरफ कहीं कहीं पे देखते हैं ना कि अभी सरकार जो कुछ काम करती है उसका साइन बोर्ड या बड़ा सा बैनर जैसा लगवाती है, वैसा टाइप का बोर्ड ये क्या करता था, खुदवाकर, पत्थर पे खुदवाकर उसको स्थापित करवाता था। और तीसरा है गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब है कि जो गुफाएं होती थी उसके अंदर पत्थरों पर ये अपनी बातें लिखवाता था, उसको कहा जाता है गुहा लेख। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 14 आपके स्तंभ लेख वो लिखवाए थे इसने, 14 शिलालेख। ये जो है शिलालेख, ये है स्तंभ लेख। इसमें से जो 14 शिलालेख हैं इसके बारे में हमको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अशोक के शिलालेख में। सबसे पहला, अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख, इसी को वृहद शिलालेख भी कहा जाता है। काफी बड़ा ये शिलालेख बनवाया गया था। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख।
ठीक, अब इसको चाहे तो एक एक करके मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला नोट करवाऊं तो सीक्वेंस आपका मिसमैच हो जाएगा। उसमें से जो उससे अच्छा बेहतर है कि आप 14 के 14 नोट कर लीजिए बिल्कुल शॉर्ट में, और उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट को टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला लिखिएगा, पहला शिलालेख, या फिर फर्स्ट करके बस इस तरीके से डैश करके लिखते चलिए। प्रथम शिलालेख, इसमें किस चीज के बारे में इसने लिखा था? पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा और बड़े समारोह पर प्रतिबंध। पशु बलि की निंदा और बड़े समारोह पर प्रतिबंध। सेकंड, पशु एवं मनुष्य, पशु एवं मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। पशु एवं मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, पशु एवं मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। फर्स्ट वाला क्या है? पशु बलि पर प्रतिबंध या पशु बलि की निंदा। हाँ, और बड़े समारोह पर प्रतिबंध। असल में जितने बड़े समारोह होते थे वहीं पर पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, तो पशु बलि बंद करवाने का एक रीजन ये भी था, एक मेथड ये भी था कि बड़े जो आयोजन है उसको बंद करवा दिया जाए ताकि पशु बलि ना हो। सेकंड था पशुओं और मनुष्यों सभी के लिए चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में जनता से प्रत्यक्ष संपर्क, उनके बीच में जाएं, घूमें और उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनसे फीडबैक लें। जनता से प्रत्येक 5 वर्ष में जनता से प्रत्यक्ष संपर्क। नेक्स्ट, चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति। ठीक, ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति। पांचवा, धर्म महामात्यों की नियुक्ति। यहां पे अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, अमात्य का मतलब मंत्री से होता है। धर्म के लिए जो सबसे एक बड़ा पद था उसको कहा गया था धर्म महामात्य। धर्म महामात्यों की नियुक्ति। धार्मिक गुरु कह सकते हैं उस समय, जो धर्म से संबंधित कोई भी विवाद होने पर उसका निपटारा करेंगे। धार्मिक महामात्यों की नियुक्ति। हाँ, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, छठवां। हाँ, स्टेटमेंट जो है सीधा यही पूछता है कि मान लो पूछेगा कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति कौन से बृहद शिलालेख में अंकित है या वर्णित है, या पूछेगा कि द्वितीय शिलालेख में किस चीज के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट या छठवां लिखिएगा, आम जनता के लिए राजा की हर समय उपलब्धता। आम जनता के लिए हर समय राजा की उपलब्धता। उसने ये घोषित कर दिया था, मतलब ये युद्ध के बाद में, कलिंग विजय के बाद में, कि
कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी समय 24/7 जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है वो उनसे मिल सकते हैं और उनके अधिकारी उनको इस बात की सूचना देंगे। ऐसा नहीं है कि राजा भी सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बोल के बाद में आना बोल के लोगों को बैठा दिया भगा दिए। जिस समय लोग आए हैं मदद के लिए उस समय उनको उनकी व्यवस्था की जाए और राजा को बुलाया जाए, मिलने दिया जाए। ये चीज लिखवाया था उन्होंने 6वें में। नेक्स्ट 7वां, हाँ 7वां है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता, ये शब्द आपने पहले सुना है सहिष्णुता? हाँ, क्या होता है सहिष्णुता मतलब? दूसरे धर्म की भी सम्मान करना, नहीं, सिर्फ सहिष्णुता, मतलब सहन करना, सहन करने की शक्ति, दूसरों को या दूसरों की बातों को, भावनाओं को, उनके जो भी व्यूज हैं किसी भी चीज को लेकर के उसको सहने की, उसको समझने की शक्ति या क्षमता। और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है स्पेसिफिक धर्म के संदर्भ में। ठीक है, हाँ टॉलरेंस, इसके लिए करेक्ट वर्ड है इंग्लिश में टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। नेक्स्ट 8वां, है धार्मिक यात्राएं। धार्मिक यात्राएं युद्ध के बाद में, मतलब कलिंग युद्ध के बाद में, अब उसके पास टाइम ही टाइम था, अब साम्राज्य विस्तार नहीं करना है, युद्ध लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, तो फिर ये अलग अलग जगहों पे विजिट करते थे, घूमते थे धार्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए। और ये भी देखा इन्होंने कि जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे था? लुम्बिनी। कहाँ पे पड़ता है, कौन से देश में? नेपाल में। तो भारत से नेपाल जाने के लिए ना उस टाइम कुछ रिलीजियस टैक्स देना पड़ता था लोगों को, तो वो टैक्स जब ये विजिट करने गए खुद तो इनको भी पे करना पड़ा। लोगों को ये नहीं पता था ना कि राजा है करके, तो उसको भी जब पे करना पड़ा तो उसको पता चला कि देश में मतलब कैसी कैसी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। उसके बाद में उसने वो टैक्स वहाँ पे फ्री करवा दिया, खत्म करवा दिया। हाँ हाँ, मतलब उसने खुद कहा ना कि लोगों के बीच में उनके जो मंत्री हैं वो आम पब्लिक की तरह घूमकर देखें कि देश में व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। और उसी समय वो भी अलग अलग, मतलब कलिंग युद्ध के बाद में ये जितने महत्वपूर्ण धार्मिक प्लेस थे सब जगह घूमता था। और इसी वजह से जब लुम्बिनी गया तो उसको भी पे करने का एक मौका, मतलब देखने का मौका मिला कि कैसे व्यवस्था है वहाँ पे, कितना स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद में उसने वहाँ पे लुम्बिनी आने जाने का जो टैक्स था उसको माफ़ करवा दिया था। ठीक, नेक्स्ट है 9वां, सबसे पहला वाला क्या लिखा था आपने? पशु बलि की निंदा और बड़े समारोह पर प्रतिबंध। नौवां ये जो है लगभग इसी के सिमिलर है, मतलब यहाँ पे बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था और यहाँ पे जो छोटे समारोह होते हैं विवाह या जन्मोत्सव, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये राज्य के लिए था, ये आम पब्लिक के लिए। ठीक है, इसमें लिखिएगा जन्म, विवाह इत्यादि समारोह पर या इत्यादि समारोह की निंदा, यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंध नहीं था, इनकी निंदा, विवाह जन्मोत्सव इत्यादि समारोह की निंदा, और यहाँ पे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब राजा जब अपने खजाने से बड़ा व्यवस्था करेगा, बड़ा पार्टी आयोजित करेगा, तो यहाँ पे पशु बलि ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने लोगों को ये कह दिया था कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए थी, और अगर आप छोटे आयोजन करते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी पशु बलि ना हो। ठीक, नेक्स्ट 10वां, धर्म की श्रेष्ठता। धर्म की श्रेष्ठता। 11वां, धम्म नीति की व्याख्या। धम्म नीति की व्याख्या
अच्छा, इसमें से 8वां जो आपने लिखा था उसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, 2nd, 4th और 8वां। ठीक, 11वां आपने लिखा धम्म नीति की व्याख्या। नेक्स्ट 12वां, ये इंपॉर्टेंट है, स्त्री महामात्य। स्त्री महामात्य मतलब महिलाओं को भी इसने मंत्री पद में रखा था। स्त्री महामात्य, स्त्री महामात्यों की नियुक्ति, स्त्री महामात्यों की नियुक्ति। और नेक्स्ट 13, अपने जस्ट लिखा था कलिंग विजय, क्या कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें था? 13वें बृहत शिलालेख में। ठीक है, लिखिएगा कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन। और इसी युद्ध के बाद में जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तब उसने एक स्टेटमेंट दिया था अशोक ने, या जो लिखित रूप में मिलता है, प्रजा मेरी संतान है। अशोक का एक स्टेटमेंट, प्रजा मेरी संतान है। अब इसमें से कितने उसके वास्तविक संतान थे पता नहीं, पर इसने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, प्रजा मेरी संतान है। हाँ, 13 में पहला था कलिंग विजय और कलिंग युद्ध का वर्णन, और उसी में कॉमा करके नेक्स्ट प्रजा मेरी संतान है। ये स्टेटमेंट भी 13वें शिलालेख से मिलता है। और लास्ट है 14, में कई प्रकार की बातें थी, जैसे कि एक महत्वपूर्ण चीज ये था कि मान लो अगर इन 13 को लिखते समय कोई भी टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है, इसको लिखते समय, टाइपिंग ना कहें कि इसको लिखते समय लेखक से अगर कोई गलती हो गया है तो इसने क्लैरिफाई कर दिया कि वो बात राजा की गलती नहीं है, वो लेखक की गलती मानी जाएगी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है 14वें शिलालेख में, इसने लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक जीवन हेतु प्रेरित, लोगों को धार्मिक जीवन हेतु प्रेरित किया। लोगों को धार्मिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन हेतु प्रेरित किया। ठीक, और अदरवाइज इसने बाकी 13 में अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसको सारा का सारा लेखक के ऊपर उड़ेल दिया कि लेखक या लिखने वाले के ऊपर सारी गलती है, राजा की गलती नहीं है करके। ठीक है, ये 14 शिलालेख हैं, जिसमें से 2nd, 4th, 8th और 12th, 13th, ये 4-5 है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक, अब इसने जितने भी लेख लिखवाए थे, अभी आपने देखा कि लेख कितने प्रकार के हैं इसके पास, कौन कौन से कैटेगरी के लेख लिखवा रहे हैं। एक तो है स्तंभ लेख, और एक है शिलालेख, और एक है गुहा लेख। ये सभी किस कैटेगरी के थे? शिलालेख, वृहत शिलालेख के अंदर रखेंगे इसको। वैसे इसने कुछ स्तंभ लेख लिखवाए थे, ठीक, पिलर्स पर कुछ लेख लिखवाए थे, उसके बारे में लिख लीजिएगा। अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। अच्छा, ये जो 14 शिलालेख आपने लिखा है, ये देश में कितने अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं? 14 होना चाहिए, पर 14 जगह पे नहीं है, इसमें नोट कर लीजिएगा वहीं पे 14 शिलालेख, जो कि 8 स्थानों पर, 14 शिलालेख जो कि 8 स्थानों पर स्थापित। 14 शिलालेख वहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 8 स्थानों पर स्थापित। देश भर में अलग अलग जगहों पर ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 8 जगहों से ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं पे एक ही जगह पे 2 शिलालेख लिखवा दिया, एक में बात पूरी नहीं हो पाई, तो इस तरीके से इसने
8 जगहों पे कुल मिलाकर 14 शिलालेख लिखवाए थे। ठीक, और उसके बाद में कंटिन्यू कीजिएगा जो नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे थे, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। इसके स्तंभ लेख वैसे तो हजारों की संख्या में है, स्तंभ लेख और गुहा लेख या शिलालेख को मिला करके कहा जाता है कि इसने लगभग 84,000 लेख लिखवाए थे। 84,000 लेख लिखवाए थे, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने मिले हैं उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देख रहे हैं। इसने लगभग, स्तंभ लेख की बात करें तो 7 स्तंभ लेख इसके जो बड़े फेमस है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके बारे में लिख लेते हैं। हाँ, पाली, इसके जो अभिलेख थे वो पाली भाषा में थे ज़्यादा करके। अच्छा, पाली भाषा में नहीं ना, जैसे कि पाकिस्तान वाला एरिया आ गया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, वहाँ के लोग जो भाषा समझते थे उस भाषा में लिखवाया है। तो इसके अलग अलग जो अभिलेख हैं जहाँ पे स्थापित किया गया है उस लोकेलिटी की भाषा के हिसाब से भी इसने भाषा में परिवर्तन करवाया है। ठीक है, इसको देखेंगे कि इसने कौन कौन सी भाषा में लिखवाया है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर पाली भाषा में मिलते हैं। ठीक, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्तंभ लेख में इनकी संख्या 7 है। स्तंभ लेख इनकी संख्या 7 है, जो कि 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या 7 है जो कि 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक, सबसे पहला लिखिएगा इसमें प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? प्रयाग कहाँ पे है? प्रयागराज में। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयागराज। और इसी के बारे में एक और बात कहा जाता है या इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इनमें से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख? ठीक है, तो ये जो पहला स्तंभ लेख था, प्रयाग स्तंभ लेख, इसी को ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक, रानी के आदेश पर या रानी के रिक्वेस्ट पर ही इसको स्थापित किया गया था, रानी का लेख। सेकंड है मेरठ, मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख, वैसे इसको मेरठ वाले क्षेत्र पे स्थापित किया गया, लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली में उपस्थित है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या डैश करके लिखिएगा दिल्ली। मेरठ अभिलेख दिल्ली। नेक्स्ट, टोपरा का अभिलेख। टोपरा का अभिलेख, ये भी दिल्ली में है। टोपरा का अभिलेख दिल्ली। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या बोल रहे थे आप? हाँ, टोपरा के स्तंभ लेख के बारे में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहीं पे जो एविडेंस है कि 7 अभिलेख थे, इसकी चर्चा मिलती है। 7 अभिलेखों का वर्णन, 7 अभिलेखों का वर्णन। कायदे से देखा जाए तो 7 अभिलेख हमको अलग से मिलते और हम उसको प्रूफ कर पाते कि 7 अभिलेख मिले हैं, तब ये बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे टोपरा अभिलेख में लिखा गया है कि 7 अभिलेख लिखवाए हैं, लेकिन वास्तव में 7 मिले नहीं हैं। ठीक है, लगभग 6 के आसपास मिले हैं। और टोपरा अभिलेख से ये पता चलता है कि 7 अभिलेख लिखवाए गए थे, एक कहाँ गुम हो गया किसी को पता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, टोपरा अभिलेख के बाद नेक्स्ट लिखिएगा रामपुरवा अभिलेख। रामपुर लिखते हैं, रामपुर, उसमें व में आ की मात्रा और लगा दो, रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख।
रामपुरवा अभिलेख, ये भी बाद में दिल्ली लेकर के आया गया, इसकी वर्तमान लोकेशन दिल्ली में है। बहुत सारे अभिलेखों को जो अलग अलग राजा हुए थे मुगल साम्राज्य में, वो अपने दरबार में या फिर दिल्ली राजधानी बनाए थे, तो दिल्ली में लेकर के आ गए थे शो पीस के तौर पे रखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट लौरिया अरराज अभिलेख। लौरिया अरराज अभिलेख कहाँ पर है? चंपारण बिहार में। लौरिया अरराज अभिलेख चंपारण बिहार। और ऐसा ही एक और नाम है चंपारण बिहार में ही, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ लास्ट में लिखिएगा, सातवां वाला, लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। लास्ट, हाँ 6, 5 यहाँ पर था, ये चौथा था, ये 6। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये भी चंपारण बिहार में है। ठीक, प्रयाग हो गया, मेरठ, टोपरा, रामपुरवा, अरराज और नंदनगढ़, ये 6 अभिलेख हैं जो कि प्राप्त हुए हैं। वैसे 7 अभिलेखों की चर्चा की गई है, किसमें किया है? 7 का 7 है करके कहाँ पे बताया गया है? टोपरा अभिलेख में बताया गया है। ठीक, और इसके पहले कौन कौन से 2 और हैं? एक तो है प्रयागराज अभिलेख और मेरठ अभिलेख। ठीक, ये 6 हैं जो कि वास्तव में प्राप्त हुए हैं, और टोपरा अभिलेख से ये साक्ष्य मिलता है कि 7 अभिलेख लिखवाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नंबरिंग नहीं, मतलब इसको क्रमवार नहीं, अलग अलग जगहों से जो मिलते गए हैं उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। इसमें आप नंबर ऊपर नीचे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ कर लो, कर दो कोई जो सबसे पास बैठे हैं। ठीक हो गया, इसको भी ये होता है कि नहीं होता है? इसके लिए भी एक बार जाना पड़ेगा आपको ऑफिस तक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अशोक के अभिलेखों में जो प्रमुख थे, एक तो स्तंभ लेख और एक है आपका शिलालेख। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अच्छा, इन लेखों के बारे में कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स भी हैं जहाँ से एक आध प्रश्न पूछे गए हैं। स्तंभ लेख और शिलालेख नोट कर चुके हैं, उसके बाद में ना नोट करके कुछ मिसलिनियस पॉइंट है, इसको यहीं पे ऐड कर लीजिए। कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं यहीं से, स्तंभ लेख और शिलालेख के अलावा इसी टॉपिक से संबंधित है, इसको यहीं पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, अभिलेख लिखने की प्रेरणा। अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को ईरान के शासक
डेरियस या दारा, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिला। अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को ईरान के शासक डेरियस या दारा प्रथम से मिला। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा और, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको कनेक्ट करने के लिए पता रहना चाहिए कि डेरियस या दारा प्रथम ये पहला आक्रमणकारी था भारत में। ठीक है, आक्रमण की दृष्टि से देखें तो इतिहास का एक प्रॉपर हमको जो एविडेंस, क्रोनोलॉजिकल या क्रमागत जो एविडेंस मिलता है, कहाँ से मिलता है? हर्यक वंश के बाद में ये प्रॉपर मिलता है। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पहला राजवंश कहा जाता है या पहला वंश कहा जाता है एक साम्राज्य, प्रॉपर साम्राज्य के स्ट्रक्चर के हिसाब से। हर्यक वंश, उसके बाद में कौन सा वंश आया था? शिशुनाग, उसके बाद में शिशुनाग के बाद में नंद वंश, और इसके बाद में आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में, सॉरी, नंद वंश में पहला शासक कौन था? महापद्मनंद, सेकंड घनानंद। ये जो महापद्मनंद है, इसके टाइम पे भी कुछ आक्रमण हुए थे भारत में। ठीक है, और ये जो पहला आक्रमण था ये किसका था? डेरियस या दारा प्रथम का। अब ये कहाँ पे है? अगर भारत की पश्चिम की तरफ चलते जाएं तो आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, फिर इराक। ये जो डेरियस या दारा प्रथम था यहीं पे ईरान वाला एरिया का शासक था। ये पहुंचा था आक्रमण करने के लिए। ठीक है, हार गया था, वापस चला गया। मतलब देखा जाए तो पहला आक्रमणकारी या पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? डेरियस प्रथम। उसके बाद में साम्राज्य परिवर्तन होता है। साम्राज्य में क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ नंद वंश में महापद्मनंद आ गया, फिर घनानंद आ गया। ठीक, अब घनानंद के समय में यहाँ पे डेरियस जो दारा प्रथम था, इसके एरिया को एक और राजा ने कब्जा लिया था। ये कौन था? सिकंदर। सिकंदर जो है वो उधर ग्रीक तरफ से आ रहा था, पूर्व की तरफ आक्रमण करते करते यहाँ तक पहुँचा ईरान में। ये पूरा इस एरिया को कब्जा लिया था। फिर डेरियस की एक पुत्री थी, उससे शादी कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कह सकते हैं कि दहेज के रूप में उसको मिल गया था। दहेज के रूप में, आक्रमण के रूप में, संधि के रूप में ये पूरा एरिया इसको मिल गया था। ठीक, अब ये जो सिकंदर था फिर कहाँ पे आक्रमण करता है? हमने पढ़ा था ना स्टोरी, घनानंद के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है, लेकिन आक्रमण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं जिसके क्रॉस करते करते उसके सैनिक परेशान हो गए थे, और 5वां नदी ब्यास के पास आकर के रुक गए थे, वापस जाने का प्लान कर लिए थे। उसके बाद में घनानंद के बाद में, अच्छा, डेरियस के बाद में, डेरियस का साम्राज्य किसको प्राप्त हुआ था? सिकंदर को। ठीक, और सिकंदर के बाद में पूरा साम्राज्य किसको प्राप्त हुआ था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक, ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। डेरियस यहाँ का स्वतंत्र शासक था, सिकंदर इस तरफ ग्रीस के आसपास का स्वतंत्र शासक था। इसने क्या किया? विश्व विजय की भावना से पूरे देशों पर आक्रमण करना शुरू किया और पूर्व की तरफ बढ़ता चला गया। पूर्व की तरफ पहले इसने इराक को कब्जाया, फिर ईरान तक पहुंचा। ईरान में देखा तो एक शासक बैठा था, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। यहाँ पे इसने इसको हराया और उसकी पुत्री से विवाह किया। सिकंदर का विवाह यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ें, ये पूरा एरिया उसको दहेज के रूप में भी मिल गया, और आक्रमण किया था तो वैसे ही उसका आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक, सिकंदर आगे पूर्व की तरफ बढ़ता है। आगे यहाँ पर आते आते अफगानिस्तान वाला एरिया है। यहाँ पर एक शासक मिलता है, कौन? आम्बी नाम का एक शासक मिलता है। आम्बी या आम्बी करके हो गया। ठीक, अब ये कौन सा आम्बी है? अपरिचित वाला आम्बी नहीं है ये। ठीक, आम्बी नाम का शासक मिलता है। ये कमजोर शासक था, इसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, मतलब ये एरिया अभी किसके पास में आ गया? अब सिकंदर के पास में। ठीक है, पूर्व की तरफ ये पूरा एरिया जीतते जा रहा है। फिर पूर्व की तरफ मूव करेगा, पाकिस्तान वाला एरिया मिलेगा, वर्तमान पाकिस्तान वाला एरिया मिलेगा, ये वाला। ठीक, अब इस एरिया में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पे पंजाब का जो एरिया था, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, ठीक है, वर्तमान पश्चिमी पंजाब के हिसाब से इस पूरे एरिया में एक शासक बैठा मिलता है इसको। इसका नाम क्या था? पोरस। ठीक, ये जो राजा था ये आक्रमण मतलब पराधीनता स्वीकार नहीं करता है। ठीक, प्रॉपर 1-to-1 फाइट होती है, युद्ध होती है। युद्ध के बाद में लगभग पोरस जीतने की कगार पर था, लेकिन हार जाता है और सिकंदर इस युद्ध में जीत जाता है।
सिकंदर उसको एक ऑफर देता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस कहता है एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है वैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो इस बहादुरी से खुश होकर के पोरस का राज्य उसको लौटा दिया और फिर आगे बढ़ने लगा था। लेकिन पोरस ने उसके साथ मिलकर के पूर्व की तरफ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। अब कौन कौन मिल गए हैं? सिकंदर और पोरस। ठीक, सिकंदर और पोरस पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4-5 नदी क्रॉस किए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। जैसे ही ब्यास तक पहुंचे परेशान हो गए थे इतनी नदियों को क्रॉस कर करके। ठीक, तो ब्यास से फिर इसके सेना जो है वापस लौटने का एक डिसीजन लेती है, मतलब सिकंदर से कहती है कि वापस चलना चाहिए, और सिकंदर अब यहाँ से पीछे लौटना शुरू करता है। जब ये सिकंदर जो है वापस लौटता है तो एक जगह है बेबीलोन करके, ठीक है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है डायरिया या पेचिश की वजह से। और उसके बाद में इसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये वापस से पूर्व की तरफ आना शुरू करता है। अब ये अपने पूर्व की तरफ आता है ये सोच करके कि यहाँ पे कौन बैठा होगा? घनानंद। यहाँ पर कौन बैठा होगा सोचता है ये? घनानंद। लेकिन उस समय तक राज्य या राजा परिवर्तित हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे आ गया था, और सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पे आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो हरा देता है। उसके बाद में स्टोरी आपको पता है, उसकी पुत्री से विवाह करता है और दहेज के रूप में उसको ये वाला एरिया प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये वाला एरिया उसको प्राप्त हो जाता है, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, हाँ, ईरान, सॉरी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक में, ईरान, इराक का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको बेबीलोन कहा जाता था उस समय। और उसके बाद में और पश्चिम की तरफ चलेंगे, मिस्र वाला जो एरिया है उसको मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। ठीक है, हाँ, इसमें लिखिएगा, अभिलेखों के बारे में आप नोट कर रहे थे, इसमें लास्ट कुछ नोट करके ऐड करना था। इसमें लिखिएगा डेरियस से इसको प्रेरणा मिलती है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में, ये बीसी नहीं है ना, एडी है, 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर नामक अंग्रेज खोजकर्ता ने किया था। टी फैनथेलर नामक अंग्रेज खोजकर्ता ने किया था 1750 ईस्वी में। टी फैनथेलर नामक अंग्रेज खोजकर्ता ने किया था। ठीक, उसने इन अभिलेखों को खोजा तो था, लेकिन इसमें जो भी अभिलेख लिखे गए थे, मतलब जो बातें लिखी गई थी, उसको पढ़ने में इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो पढ़ने में सबसे पहले सफल कौन हुआ, इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1837 में। हाँ हाँ, हर कोई देख तो रहा है पर हर किसी को ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब हर किसी को मतलब नहीं है उससे कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है करके। इनको सबसे पहले लगा कि उसमें जो लिखा है वो किसी इतिहास के किसी राजा से संबंधित हो सकता है। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया।
ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया था या सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त किया था? किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और खोजा किसने था सबसे पहले? टी फैनथेलर ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, इन अभिलेखों को लिखने में इन अभिलेखों को लिखने में इन अभिलेखों को लिखने में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। इन अभिलेखों को लिखने में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। जबकि भाषा के रूप में पाली या प्राकृत भाषा, पाली या प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। पाली या प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक, भाषा और लिपि में आपको पता है ना क्या अंतर है? अच्छा, पहले भाषा विकसित हुआ था मानव समाज में या फिर पहले लिपि विकसित हुआ है? पहले भाषा विकसित हुआ होगा। ठीक है, मतलब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने बड़ों को देख करके ABCD या बस ज़्यादा कुछ बोलना तो सीख जाता है, लेकिन उसको बाद में समझ में आता है कि इसको एक्सप्रेस करना है, अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, फिर उसको लिपि सिखाया जाता है। मतलब भाषा पहले सीखा जाता है, फिर लिपि सीखा जाता है। उस भाषा में अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए जिन सिंबल्स का उपयोग किया जाता है जनरली हम उसको लिपि कह देते हैं। तो लिपि कई प्रकार के हैं, जैसे कि ये जो लिपि है इसको हम किस लिपि के नाम से जानते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? रोमन लिपि। और ये इसको हम देवनागरी कहते हैं। और अगर इसी को ही अगर मैं कहूं कि अब इसमें लिपि क्या है और भाषा क्या है? अच्छा, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना? मैं आज नहीं आऊँगा, इसका मतलब क्या है? मैंने भाषा कौन सा यूज़ किया यहाँ पे? हिंदी भाषा। और लिपि कौन सा यहाँ पे? रोमन लिपि। ठीक है, समझ में आ रहा है? रोमन लिपि का मतलब है कि मैंने लिपि तो ये वाला यूज़ किया, लेकिन भाषा कौन सा है? हिंदी भाषा। वैसे ही यहाँ पे इसने कौन से भाषा यूज़ किया है? तो पाली या प्राकृत भाषा यूज़ किया है। और अलग अलग मतलब लोकेशन के हिसाब से, जहाँ पे लोग जो भाषा समझते थे उसके हिसाब से इसने ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या अरमाइक लिपि का प्रयोग करवाया है वहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से अलग अलग लिपि का प्रयोग करवाया ना। हाँ, अलग अलग लिपि इसलिए प्रयोग करवाया कि जहाँ पे जो लिपि समझी जाती है उस लिपि के हिसाब से वो समझ सकें। पाली भाषा और प्राकृत भाषा लगभग बौद्ध और जैन की वजह से लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में गांधार तक प्रचलित हो गई थी। लोग या तो पाली समझते थे या प्राकृत समझते थे, संस्कृत नहीं समझ पा रहे थे उस समय पे। ठीक है, ये कौन सी भाषा है और कौन सी लिपि है इसमें? देवनागरी लिपि है। और भाषा इंग्लिश कह सकते हैं। ठीक है,
मतलब भाषा और लिपि का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, वही डिफरेंस यहाँ पे था। भाषा कौन सी उपयोग की गई थी, पाली या प्राकृत भाषा, और लिपि कौन कौन सी उपयोग की गई थी, ब्राह्मी, खरोष्टी या ग्रीक या अरमाइक लिपि। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, कोई एक लैंग्वेज में, कोई एक लिपि में, वहीं के लोग उसको समझ सकते हैं। पूरे जनता को नहीं, जहाँ जहाँ पे उसको जैसी ज़रूरत महसूस हुई, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि एक ही जगह पे सारे के सारे अभिलेख लिखवा दें। मतलब उसको अपना प्रमोशन अगर करना है कि एक राजा बड़ा राजा है, तो अलग अलग जगहों पे उस अपना कोई बड़ा काम दिखाना पड़ेगा। बड़ा काम दिखाने के लिए उसने बड़े शिलालेख लिखवाए। अब बड़े शिलालेख के अलावा उसने लघु शिलालेख भी लिखवाए हैं। ये तो हमने सिर्फ 14 बड़े शिलालेखों की चर्चा की है, बृहद शिलालेख। लघु शिलालेख बहुत सारे हैं उसके, लगभग मैंने बताया ना कि लगभग 84,000 के आसपास इसने अलग अलग स्तूप या शिलालेख या फिर आपके स्तंभ लेख ये सब लिखवाए थे। तो इन सभी में सभी को मिला करके लोग वहाँ पे समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहता है। लघु शिलालेख की चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक जगह पे एक लैंग्वेज लिखवाने का पर्पज़ यही था कि उस एरिया के लोग कम से कम समझ सकें और बातों से, मतलब श्रुति पद्धति से लोग एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर दें, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझा सकें। अब सोचो इतने बड़े देश में सिर्फ 14 शिलालेख, मतलब यहीं पर सिर्फ नारायणपुर में अगर आप कहीं पे कोई पत्थर गड़ा के कुछ बात लिखवा दो तो बहुत कम लोग को समझ में, मतलब बहुत उसका जो रीच है बहुत कम हो पाएगा, मतलब बहुत कम लोग उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अब उस समय पूरे भारत ने मिला करके इसने सिर्फ, मतलब उसका जितना भी बड़ा साम्राज्य था, सिर्फ 14 शिलालेख लिखवाए थे, ठीक। इसका रीज़न ये था कि वो अपनी छाप, अपना सिंबल छोड़ सके उस जगह पे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर किसी को एजुकेट या हर किसी को अपनी बात पहुंचाना चाहता था, पहुंचाना तो चाहता था, पर उससे ज़रूरी क्या था, वो अपना सिंबल वहाँ पर छोड़ सके, उस बड़े जगह पर छोड़ सके, ठीक। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था बड़े शिलालेख के रूप में। और हाँ, ये उसका एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि मतलब जो लोग हैं वो, मतलब बहुत कम लोग उससे उस लैंग्वेज को जानते हैं, उस लिपि को समझते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग उस बात को समझ पाएंगे, ठीक। बाकी एरिया जब तक वहाँ पे जाएंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक उन तक वो मैसेज पहुँचेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अशोक के बारे में, अशोक को पढ़ने के बाद में इसके कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि पूरे मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। और इसके अलावा एक व्यक्ति जिसने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, चाणक्य, है ना, चाणक्य। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक। तो एक नया हेडिंग डाल दीजिएगा, चाणक्य। अच्छा, चाणक्य के कुछ और नाम आपको पता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? ब्रह्मगुप्त, ये नाम है इनका, या विष्णुगुप्त? एक नाम है इनका विष्णुगुप्त और एक है कौटिल्य। मेरे ख्याल से विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, ब्रह्मगुप्त। आपको भी देखना पड़ेगा, मेरे को भी देखना पड़ेगा। मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि इनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य बस है। पढ़े हो? बता देना मेरे को भी कहाँ पे हो सकता है, मतलब हर एक किताब में सारे नाम नहीं दिए गए होंगे। तो मैंने विष्णुगुप्त और कौटिल्य पढ़ा है, चाणक्य अन्य नामों के रूप में, ठीक। इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट कीजिएगा। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। किसके राज्य के दरबारी थे शुरुआत में? नंद वंश में घनानंद और महापद्मनंद थे। किसके दरबारी थे ये? घनानंद के दरबारी थे। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद किया था, ठीक। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था।
इनकी प्रमुख रचना एक बड़ी फेमस है, कौन सी? इनका रचना है ना एक, इनकी बुक अर्थशास्त्र। इनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। किस चीज़ के बारे में बताता है अर्थशास्त्र? हाँ, राजनीति के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे। इनकी प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीतिक प्रशासन का वर्णन किया गया है। जिसमें राजनीतिक प्रशासन का वर्णन किया गया है। नहीं, असल में इन्होंने अर्थशास्त्र जब लिखा था उसमें राजनीति वाला पोर्शन बाद में है। पहले इन्होंने राज्य को मैनेज करने के लिए संसाधनों का अधिकतम मतलब उचित दोहन कैसे किया जाए इसके बारे में लिखा था। अब हाँ, इसके बारे में नहीं कह सकते कि उन्होंने उसका बुक का टाइटल अर्थशास्त्र क्यों दिया था। ठीक, अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि इन्होंने कितने राज्यों को या कितने राजाओं के समय में काम किया है। एक हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, घनन से तो निकाल दिया था। कितने राज्यों में इनको मतलब ठीक से इनको पोस्ट या डेजिग्नेशन प्राप्त हुआ था? तो पहला था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंबिसार या बिंदुसार, और उसके बाद में तीसरा कौन था? अशोक। इन तीनों के समय में इसको मतलब राज्य का प्रधान नियुक्त किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। घनानंद के समय तो उसको राज्य से निकाल दिया था। हाँ, उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो चार राज्यों में या 4 राजाओं के समय में राज्य का संचालन में उनका योगदान था, लेकिन वहाँ पे महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए थे घनानंद के समय में। ठीक है, टीचर भी थे, कह सकते हैं कि टीचर ही मुख्य रूप से थे। नहीं, तक्षशिला एक और नाम बड़ा फेमस है, मतलब तक्षशिला के तो बाद में होते हैं, पहले ये मगध वाले एरिया में ही थे। ठीक, मगध वाले एरिया में या बिहार वाले एरिया में एक और यूनिवर्सिटी बड़ा फेमस था उस टाइम पे। चलो ध्यान आएगा तो बता दूंगा। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चाणक्य ने 3 राजाओं के प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। 3 राजाओं के प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। ठीक है, कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक। याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त कौमा बिंदुसार कौमा अशोक। चाणक्य ने 3 राजाओं के प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। ब्रैकेट में चाहें तो लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। हाँ, पोरस के राज्य में इसको प्रशासन में मिला था। हेल्प करना और एक डेजिग्नेशन देना अलग है। ये टीवी की बात कर रहे हो या पढ़े थे कहीं पे? हाँ, तो टीवी में बहुत मिर्च मसाला लगा करके स्टोरी बढ़ा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इनके अर्थशास्त्र में आर्थिक, राजनीतिक और दंड नीति का वर्णन मिलता है। इनके अर्थशास्त्र में आर्थिक, राजनीतिक और दंड नीति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नहीं, कितने बड़े क्राइम के लिए किसको कितना दंड दिया जाना चाहिए, मतलब हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हाँ, सीआरपीसी के जैसा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भाषा संस्कृत
इसकी भाषा संस्कृत। अब उस टाइम की भाषा देखो पाली या प्राकृत थी, लेकिन इस किताब की भाषा क्या है? संस्कृत। इसकी भाषा संस्कृत और चंपू शैली थी। चंपू शैली पढ़ा है ना आपने? क्या होता है? गद्य पद्य मिक्स रहता है। इसकी भाषा संस्कृत और चंपू शैली थी। नेक्स्ट पॉइंट, यह इतिहास में प्रथम ग्रंथ है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान मिलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान मिलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यह इतिहास में पहला ग्रंथ है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कौटिल्य ने प्रशासन के लिए सप्तांग या साप्तांग का सिद्धांत दिया। कौटिल्य ने प्रशासन के लिए सप्तांग का सिद्धांत दिया। ठीक, मतलब एक बेहतर प्रशासन के लिए राजा को किन किन चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, ये 7 प्रमुख चीज़ों की चर्चा की है इसने। कौटिल्य ने प्रशासन के लिए सप्तांग का सिद्धांत दिया। सबसे पहला है राजा। सबसे पहला पॉइंट है राजा। सेकंड है अमात्य। राजा का मतलब तो आपको पता है, एक सुप्रीम लीडर। सेकंड है अमात्य, मतलब मंत्री। पहला है राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद। जनपद। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, किलेबंदी करना। जनपद मतलब एरिया को डिवाइड करना प्रशासन के दृष्टिकोण से। जनपद, दुर्ग। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। नेक्स्ट कोष। कोष, पैसा। कोष। नेक्स्ट सेना। सेना या इसी को कह सकते हैं दंड। दंड का प्रावधान या दंड देने के लिए सेना। सेना। और लास्ट में है मित्र। मित्र, फ्रेंड्स। ठीक, मतलब एक राजा के पास एक बेहतर प्रशासन या सुचारू प्रशासन चलाने के लिए इन सभी चीज़ों की एक राज्य को आवश्यकता होती है। एक राजा होना चाहिए, उस राज्य में अलग अलग विभागों को ठीक से संभालने के लिए मंत्री होने चाहिए। राज्य भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जनपद में या एरिया में बटा होना चाहिए ताकि वहाँ पे प्रशासन ठीक से चलाया जा सके। नेक्स्ट, पूरा का पूरा एरिया या राज्य दुर्गीकृत होना चाहिए ताकि विदेशी आक्रमणकारी आसानी से घुसपैठ न कर सके। खर्चों को ठीक से चलाने के लिए कोष या फिर टैक्स की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। किसी गलती पर दंड देने के लिए सेना की व्यवस्था होनी चाहिए और सिक्योरिटी के लिए भी सेना की व्यवस्था चाहिए इनको। लास्ट है मित्र। इनके आसपास या पड़ोस में मित्र देश होने चाहिए ताकि इनको हमेशा युद्ध में उलझे रहना न पड़े। ठीक है, उनसे या तो मित्रता करो या संधि करो या फिर विवाह संबंध बनाओ, जैसे भी है उनसे मित्रता बना करके रखो। ठीक, दुश्मनी रखेंगे तो आप भी परेशान, वो भी परेशान। हाँ, दंड क्यों लिखे हैं? मतलब क्या पूरे साम्राज्य में कोई व्यक्ति गलती नहीं कर सकता? सेना उनको दंड देगी, या फिर मान लो कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं तो उसके लिए भी सेना की आवश्यकता चाहिए। उस सेना को दंड देने के लिए भी ये सेना काम करेगी। ठीक,
ठीक है, तो ये सप्तांग सिद्धांत के अंदर ये सातों चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अशोक के बारे में विशेष रूप से जो बातें थी इतनी थी, जहाँ पे अशोक ने कहाँ कहाँ पे युद्ध किया, अशोक के शिलालेख कौन से थे, स्तंभलेख कौन से थे, और अशोक के काल तक जो चंद्रगुप्त मौर्य आपके चाणक्य थे इनका योगदान क्या रहा, इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास से हमको किन किन चीज़ों पे बात करना है, तो अब हमें राजाओं पर फोकस ना करके साम्राज्य, एक पूरे मौर्य साम्राज्य की स्थिति पर फोकस करना है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, इनके बारे में हमें 1-2 क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। जाइए हेलीकॉप्टर का मजा लीजिए।